सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2022 के अकॉर्डिंग होगा। राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे और राजनीति शास्त्र का जो पेपर 1 होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा कि द्वितीय वर्ष से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बीए द्वितीय वर्ष अर्थात बीए सेकंड ईयर में जो छात्र छात्राएँ हैं, मतलब जो बीए फर्स्ट ईयर में थे, अब 2022 में उन्होंने जो है एक प्रकार से उनका एडमिशन 2022 में किस में हो गया है, बीए सेकंड ईयर में हो गया है। तो उनकी परीक्षा सेकंड मतलब ईयर वाइज होगी, मतलब ईयरली एग्जाम होगी, मतलब उनके वार्षिक एग्जाम ही होंगे। जो इस वर्ष जो है फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके सेमेस्टर परीक्षा होंगी, सेमेस्टर वाली। ठीक, तो बीए द्वितीय वर्ष वालों, आपके लिए मैं बता दूं कि आपकी सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा है वो आपकी नहीं होगी। आपकी परीक्षा जैसे होती थी पहले वैसे ही होगी। तो आपको क्या करना है, पहले मतलब क्या, अब आप पहली बार बीए द्वितीय वर्ष में आए हो, हालांकि जो पहले आपके रहे होंगे द्वितीय वर्ष में जैसे परीक्षा होती थी वैसे होगी, कोई आप में बदलाव नहीं हुआ है। आपके सिलेबस भी वही हैं और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर पहले 2022 मतलब 21 के बनाए गए हमारे द्वारा और 2020 के बनाए गए हैं, उनको एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बदलाव नहीं हुआ आप में। बस ये बदलाव ज़रूर हुआ है कि एक प्रकार से जो प्रश्न होगा वो एक आध दो नए पूछे जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नवीनतम मॉडल पेपर लेकर के, आपका राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, बीए सेकंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस होगा। और बस ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, जल्दी से इनको आप लोग देखें, पूरा का पूरा प्रश्नों को आसानी से देखें और इन प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें। ओके, ध्यान रखेंगे। और जो है मैं जल्द ही इन सभी पर वीडियो आपके सामने देने का प्रयास करूंगा, प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास करूंगा। तो इसका चैप्टर 1 भी हमने अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका नाम क्या है भाई, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो है पेपर का नाम है। आप ध्यान रखेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की रूपरेखाओं के बारे में हमको देखना है। ठीक, तो विस्तार से हम समझेंगे इन सभी के बारे में। ठीक, आइए चर्चा कर लेते हैं एक एक मुद्दे को। आपको पता होगा कि जो है जब आप भी द्वितीय वर्ष में होते हैं तो आपकी परीक्षा कैसी होती है, लिखित होती है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी करवाई जाती है, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, तो उनको देख लीजिएगा। हालांकि और भी कुछ जो है ऑब्जेक्टिव जो भी होगा हमारे पास उसको अवेलेबल करवाने का प्रयास रहेगा। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही जो है होता है नियम, और इसी तरीके से पेपर आपका होगा। ठीक, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है किस तरीके से जो है आएगा आपके प्रश्न पत्र में, कैसे पूछा जाएगा, इसको आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बी द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र, नाम क्या है प्रथम प्रश्न पत्र का, तो नाम है मेरे भाई, आपका क्या नाम है उसका, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा के बारे में हमको पढ़ना है। इसका सिलेबस ऑलरेडी हमने पहले से डिस्कस कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पेपर में, जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। अब सबसे पहले बता दूं, पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। चाहे आप हिंदी में पेपर लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। ठीक, हालांकि अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, तो जैसा भी आपका माध्यम होगा आपको उसी तरीके से लिखना होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है नोट, तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा इंस्ट्रक्शन। नोट में यहाँ पर आप पढ़ रहे हो सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। बगल में यही नीचे लिखा रहेगा कि जो है आल मतलब सभी के उत्तर दीजिए, यही चीज़ें लिखी रहेंगी। ठीक, निर्देश में अंग्रेजी में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, अंग्रेजी वालों वहाँ से देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आप पेपर जो होता है आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है मुख्य रूप से। अब 3 खंड में खंड आ जिससे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 10 प्रश्न होते हैं, 10 के 10 आपको कितने क्या होते हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको क्या होते हैं भाई, करने होते हैं 10 के 10 प्रश्न। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न क्या होते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप के होते हैं। इनको आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न को करना होता है। इस प्रकार से 50 शब्दों में 10 प्रश्न यानी 500 शब्दों में आपको करना होता है। एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर मिलेंगे जब 10 प्रश्न आप कर लेंगे। तो ऐसा ये भी नहीं है कि अगर आप मान लेते हैं कि प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, अब उसमें बीच में क्या हो, आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, मान लेते हैं 9 के उत्तर आपको आ रहे हैं, या आपके मान लेते हैं आपको जो है 6 के उत्तर आ रहे हैं, आपको 4 उत्तर नहीं आ रहे हैं, 4 प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये 4 अगर आपने छोड़ दिया तो ये 6 के 6 नंबर आपके कट जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कटेंगे। आपने जितने आंसर आप लिखोगे उतने आपको नंबर मिलेगा। मतलब 6 प्रश्न आपको पता है तो 6 दूना 12 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, और 4 दूना 8 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब यही है
कि इसमें डरना नहीं है कि हाँ ये प्रश्न अगर नहीं पता तो उसको मान लेते हैं, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ भी सकते हो, 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से जो है बीए में अगर आप छोड़ते हैं तो आप एक प्रकार से सही नहीं कर रहे हो, चूँकि बीए में और एक भी प्रश्न आप ना छोड़ें। बीए की मैं बात करूँ तो कुछ खास करके बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एक भी प्रश्न, जितना भी प्रश्न पूछा जाए उतना सबको आपको करना है। और बना जो प्रश्न नहीं पता है मान लेते हैं उसके बारे में, तो आप उसको बना करके लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक। अब खंड आ में प्रवेश करते हैं। खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अतिलघु उत्तरीय। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है नोट में, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अब इसमें जितने भी प्रश्नों को हमने रखा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, मतलब ये सब कहीं ना कहीं पे पूछे गए एग्जाम्स में, और आने वाली परीक्षा 2022 में पूछे जा सकते हैं, 23-24 में भी पूछे जाने की संभावना इनकी रहेगी, ठीक। पहला प्रश्न है आपके, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, इसी प्रकार से कई प्रकार के प्लेटो ने सिद्धांत दिए हैं। दार्शनिक शासक की धारणा के लिए उन्होंने बताई हैं तमाम सारी चीज़ें। दार्शनिक शासक के बारे में हमने इनके जो है तमाम सारी चीज़ों को समझा दिया। प्लेटो ने साम्यवाद भी दिया है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत भी इनका है। तो कई सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया है। प्लेटो का साम्यवाद के आधार क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, कई बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। जब आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ रहे होंगे उसमें हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे, इनके बारे में। वैसे प्लेटो के आदर्श राज्य जो है, आदर्श राज्य से संबंधित भी प्लेटो ने नियम दिए हैं। तो प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, उसमें उन्होंने उनकी जो है आदर्श राज्य को जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि इन्होंने इनके शिक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण है, प्रजातंत्र की अवहेलना की है, कई प्रकार की बातें हैं। प्लेटो एक प्रकार से प्रथम जो है फांसीवादी और प्रथम समाजवादी भी हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्लेटो फासिस्टवाद एवं साम्यवाद दोनों का ही अग्रदूत है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी प्लेटो इज अ फोर्स रूनर एंड फोर रूनर ऑफ बोथ फैक्सिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि प्लेटो का फांसीवाद क्या है, ठीक। तो ये तमाम सारे प्रश्न आप पूछा क्या गया प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व के बारे में। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का महत्व क्या है, अर्थात बात की जाए डिस्क्राइब द एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो अंग्रेजी में। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्लेटो जो है उनकी अगर बात की जाए तो प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक है, उसमें आदर्श राज्य की स्थापना की है, जिसका आधार क्या है, न्याय है। न्याय की प्राप्ति केवल उसी राज्य में हो सकती है जहां प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, स्वधर्म का पालन करता हो, और उस जो है क्या हो भाई, और उसमें सामंजस्य की भावना हो। किंतु ऐसा तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाए, एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, किस प्रकार से जो है लोग रहें, इसी सब देखते हुए, इन सभी को देखते हुए प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है, शिक्षा का सिद्धांत। तो प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवन के प्रति दृष्टिकोण के में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन करके इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, और शिक्षा हमारे जीवन की जो है भूलों को सुधारती है, और एक प्रकार से यह शिक्षा जड़ होती है। तो मतलब इसी जो है जड़ पर ही प्रहार किया गया, ताकि जो है अगर मान लेते शिक्षा अगर व्यक्ति के अंदर हो जाएगी तो वह ना चाहते हुए भी एक प्रकार से अच्छा कार्य करेगा। तो बारकर महोदय ने कहा है, इनके शब्दों में कहा कि शिक्षा क्या है, मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। तो इस प्रकार से शिक्षा क्या होता है, मानसिक रोग को मानसिक औषधि के द्वारा ठीक करने का प्रयास ही क्या है, शिक्षा है। प्लेटो कहते हैं शिक्षा के बारे में कि एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा मतलब प्रक्रिया समझाता है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से भरकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। तो यही शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा के सिद्धांत में तमाम सारी चीज़ें बताई। इन्होंने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बताया, उसमें प्लेटो की शिक्षा पद्धति नवीन भी रही है हमेशा। उसकी शिक्षा पद्धति का स्वरूप एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का समन्वय रूप आप देख सकते हैं इनकी शिक्षा नीति में। और साथ ही साथ प्लेटो के साथ ही जो है प्लेटो पर अपने गुरु सुकरात जो थे उनका भी, उनके सिद्धांतों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एक प्रकार से एक सकारात्मक साधन है, और साथ ही साथ इसी के साथ ही साथ मतलब
बढ़िया है शिक्षा का उद्देश्य भी इन्होंने इसमें बताया कि शिक्षा का एक प्रकार से अपना उद्देश्य भी होना चाहिए, जिससे लोग समाज में रह सके। मतलब जो राजा है वह भी शिक्षित होना चाहिए, यह भी प्लेटो का मानना है। तो इस प्रकार से इनका जो है सिद्धांत जो है शिक्षा में पाठ्यक्रम भी इन्होंने बताया। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बताया, उच्च एजुकेशन हायर एजुकेशन के बारे में बताया। इन्होंने जो है इनको समालोचना अगर करें इनके हम शिक्षा प्रणाली की, अगर क्रिटिकल जो है एस्टीमेट देखें हम प्लेटोज एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें एक बड़े वर्ग की अवहेलना इन्होंने करी है, साथ ही साथ भावना की अवहेलना करी है, विविधता का अभाव है इनमें, व्यक्ति का कम महत्व इन्होंने बताया है, कवि और कलाकारों को राज्य के अधीन करना इन्होंने अपने जो है शिक्षा में बताने का प्रयास किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो इनके बारे में थी, जो कि हमने बता दिया। हालांकि यहाँ पर मैं एक वीडियो में सेपरेटली आपको जो है सारे के सारे अति लघुतरीय प्रश्नों को इनके बताने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ना बता करके वहीं पर मैं बता दूंगा, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग समझ सके। अगला है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार हैं, उन्होंने बताए हैं। अब इसके बारे में अरस्तु ने न्याय सिद्धांत भी दिया है, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने केवल इसके बारे में बताया। इन्होंने न्याय के कई प्रकार बताए हैं। इन्होंने न्याय का पहला विभाजन किया, एक तो सामान्य न्याय होता है, एक विशेष न्याय होता है। विशेष न्याय में भी इन्होंने विवरणात्मक और सुधारात्मक दो प्रकार के न्याय बताए हैं। दूसरा विभाजन उन्होंने किया न्याय का, क्या किया, एक तो पूर्ण न्याय, दूसरा क्या राजनीतिक न्याय। पूर्ण न्याय में कुछ नहीं बांटा, लेकिन राजनीतिक न्याय में बताया कि प्राकृतिक न्याय एक होता है, एक कानूनी न्याय होता है। तो ये न्याय के सिद्धांत में बताया। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार जो है अरस्तु के न्याय संबंधी विचार जो हैं वह प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से लगभग जो है मैच करते हैं, चूँकि सभी एक गुरु शिष्य रहे हैं, ठीक है। और तमाम सारे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार तो आपसे पूछा ही गया है। तो कई विचार अरस्तु ने दास्ता संबंधी भी विचार दिए हैं, संपत्ति संबंधी विचार भी इन्होंने दिए हैं, संपत्ति का उपार्जन कैसे करना, संपत्ति का क्या उद्देश्य होना चाहिए, संपत्ति का प्रकार इन्होंने बताया कि एक सजीव संपत्ति होती है, एक निर्जीव संपत्ति होती है। सजीव संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें दास, सेवक, बैल, गाय, घोड़े ये सब आते हैं। निर्जीव संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें खेत, मकान, खलिहान, धन, मुद्रा, कृषि ये सब आते हैं, औजार वगैरह। ये सब कैसी संपत्ति हैं, ये सब जो है निर्जीव संपत्ति हैं। संपत्ति की सीमाएं, संपत्ति को कैसे जो है उपार्जन की, संपत्ति का अर्थ बताया, संपत्ति का विभाजन किया, संपत्ति का विनिमय इन्होंने बताया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना भी करी अरस्तु ने। प्लेटो का जो है परिवार व संपत्ति का जो साम्यवाद का सिद्धांत था, उसकी आलोचना भी इन्होंने करी है अरस्तु ने प्लेटो के, ठीक। यह बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु ने क्रांति संबंधी भी विचार दिए, क्रांति के प्रकार उसमें उन्होंने बताया, क्रांतियों के कारण भी बताया, क्रांति के जो है विशिष्ट कारण भी इन्होंने बताया, सामान्य कारण भी बताया, क्रांति को कैसे रोका जाए इसके उपाय भी बताया, कि कहा कि कानूनों का निर्माण एवं निगरानी की जाए, विरोधी वर्गों के हाथ में सत्ता न दी जाए, मतलब सत्ता जो है दी जाए, और साथ ही साथ मध्य वर्ग की शक्ति में वृद्धि की जाए, चालकियों का त्याग और पदाधिकारियों के धनार्जन पर नियंत्रण किया जाए, शासक वर्ग का सुव्यवहार, अल्पकालीन पदाधिकारी की नीति, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और इन्होंने कई जो है क्रांतियों को दूर करने के उपाय बताए हैं, जनतंत्र क्या होता है, तमाम सारी बातों पर इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। नागरिकता संबंधी विचारों को भी व्यक्त किया है। आदर्श राज की विशेषता भी इन्होंने बताई है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं। इन्होंने बहुत सारे विचार बताए, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट विचार होते हैं जो कि आपके पूछे आते हैं, तो इनका बस यही विचार आपको क्या पढ़ना है, इनके नागरिकता संबंधी विचार पढ़ने। हालांकि इसको हमने बताया एक वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। फिर अगला आपका है मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसको भी हमने बताया है। मैकियावेली के बारे में हमने आपको विस्तार समझाया कि उसको उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपको समझाया, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला, हालांकि एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा अति लघुत्तरीय में दे दूंगा, ठीक। अगला है आपकी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी हमने बताया है। अगला प्रश्न क्या है, लाक के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए, अभी हमने बताया है। आप मेरा जो है 5 लेक्चर हैं, लगभग 5 लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, अति लघुत्तरीय की ही हैं। उनको अगर आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका ये समाप्त हो जाएगा। मतलब कि वो 5 लेक्चर 1 इस प्रकार से हैं, लेक्चर, ठीक है, ऐसे लिखा होगा लेक्चर 1, ठीक। पॉलिटिकल साइंस ये वो अगले वर्ष का ही है, तो उसको देख लेंगे तो ये सारा का सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी मुद्दों को बता दिया है। तो लाक के मानव स्वभाव का वर्णन, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का वर्णन क्या होता है, इसको भी हमने बताया है। जेएस मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत भी हमने बताया है,
ठीक, जेम्स मिल कहते हैं कि ये मेरी उपयोगिता है समाज को, भगवान ने मुझे इसलिए पैदा किया है चूँकि मैं समाज को ज्ञान दे सकूँ। और भी बातें बताइए। अगला है, राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। ग्रीन के इस कथन की विवेचना कीजिए, इसके बारे में भी हमने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी। वर्ग संघर्ष आप सभी को पता ही होगा कि एक सर्वहारा वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग होता है। दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहते, इसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं। सबसे पहले वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। ठीक, अब इसको हम समझ लेंगे किसी दिन। लास्की महोदय का जो बहुलवाद है ये बहुत ही फेमस है। लगातार एग्जाम से प्रश्न, तो ये जितने भी 10 हमने बताए हैं, ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में बनते हैं। कौन कौन सा? पहला प्रश्न एक बार फिर से देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा। अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार पढ़ लीजिएगा। मैकियावेली को उसके युग का शिशु कहा जाता है, ये कथन है, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था, लाक की, रूसो की, इन सभी की अवस्था, लाक का मानव स्वभाव पूछा गया, तो ये सब पूछा सकता है। रूसो का जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जेम्स मिल का उपयोगितावाद इंपॉर्टेंट है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन ग्रीन का है और बड़ा फेमस है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष लगातार प्रश्न बनता है। लास्की के बहुलवाद पर लगातार प्रश्न बनता है, तो इसको सभी को पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, यही मॉडल पेपर बनाने का मतलब यही है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। आगे देखिए और प्रश्न कैसे आएंगे आपके। खंड बा देखिए, खंड बा से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से लघुत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखना है? 200 शब्दों में इन प्रश्नों को आपको करना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करने के लिए आपको। मज़ेदार बात यह होती है कि इसमें प्रश्न जो दिए जाते हैं उसके अथवा करके दिए जाते हैं। मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप ये वाला कर सकते हो। ठीक, पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हमने बताया था कि प्लेटो का जो साम्यवाद सिद्धांत है ये प्रश्न एग्जाम से जो है बनेगा। प्लेटो का साम्यवाद क्या है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। न्याय सिद्धांत प्लेटो का आपने पढ़ लिया। न्याय सिद्धांत और साम्यवाद इन सभी को लेकर के प्रश्न पूछा आता है। साम्यवाद को क्या कहते हैं? कम्युनिज्म कहते हैं, तो साम्यवाद को पढ़ लीजिएगा। साम्यवाद के आधार भी उन्होंने बताए हैं, मनोवैज्ञानिक आधार बताया, राजनीतिक आधार बताया, दार्शनिक आधार भी बताया है। प्लेटो ने साम्यवाद की रूपरेखा भी तैयार करी है और रूपरेखा में इन्होंने संपत्ति का साम्यवाद बताया। साथ ही साथ इन्होंने जो है और भी सैनिक वर्ग का बताया, पत्नियों का साम्यवाद बताया। ठीक, कई प्रकार के साम्यवाद हमारे सामने आते हैं। इन्होंने कहा कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा, स्त्रियां समान रूप से पत्नियां होंगी और ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। इस प्रकार से कई प्रकार इन्होंने पत्नियों के साम्यवाद को प्रतिपादित करने में प्लेटो का जो है कुछ उद्देश्य छिपा था। उन्होंने कहा कि परिवार के मोह से संरक्षकों को मुक्त कर जो है रखना था और साथ ही साथ नारी जाति की स्वतंत्रता के उद्देश्य से भी प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। उत्तम एवं योग्य संतानों की दृष्टि से भी प्लेटो ने पत्नियों का साम्यवाद का समर्थन भी किया है। प्लेटो की साम्यवाद की विशेषताएं अगर देखें, साम्यवाद की विशेषताएं, तो प्लेटो का साम्यवाद आदर्श की पूर्ति करता है। साथ ही साथ प्लेटो का साम्यवाद केवल सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए नहीं है, उत्पादक वर्ग एवं के लिए है, यानी साम्यवाद पर प्रभाव डालता है। मतलब जो है उत्पादक वर्ग साम्यवाद के प्रभाव से क्या है? मुक्त है। यह बात भी ध्यान रखेंगे। अगला कि प्लेटो का साम्यवाद अभिजात वर्गीय साम्यवाद भी था। साथ ही साथ जो है प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप जो है तपस्यात्मक है। साथ ही साथ उसके साम्यवाद मतलब प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक ना होकर के राजनीतिक में विद्यमान है। ठीक, राजनीति में विद्यमान दोषों को दूर करने का था। अगली बात यह है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य स्वस्थ एवं योग्य संतान की उत्पत्ति करना था, जिससे सुदृढ़ एवं आदर्श राजा का निर्माण हो सके। इस प्रकार से प्लेटो के साम्यवाद की जो है आलोचना भी अरस्तु के द्वारा की गई। अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति का संपत्तिहीन होना समाज के लिए घातक है। व्यक्तिगत संपत्ति के जो है अभाव में समाज का विकास कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। साथ ही साथ यह व्यवस्था समाज में संघर्ष और विषमता को बढ़ाने वाली है। व्यक्तिगत संपत्ति से व्यक्तिगत स्वार्थ का अपना क्षेत्र अलग होता है और इस कारण पारस्परिक कलह स्वयं दूर हो जाती है, परंतु प्लेटो के साम्यवाद में व्यक्तिगत क्षेत्र निर्धारित नहीं है और इस अनिश्चितता के कारण विवादों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो साम्यवाद है प्लेटो का, ये समाज को लेकर के चलता है, व्यक्ति को लेकर के नहीं चलता है, इसलिए यह एक प्रकार से खरा नहीं उतरता। और तमाम प्रकार की बातें बताई गई हैं। हालांकि प्लेटो के इस साम्यवाद की जब आलोचनाएं हम समझेंगे तो उसमें बताएंगे प्लेटो के साम्यवाद की क्या आलोचना क्या है। एक आलोचना तो ये भी है कि
एक ऐसे शासक वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती जिसका अपना कुछ भी ना हो। तो इन्होंने ऐसा किया है। ठीक, साथ ही साथ स्त्री एवं पुरुष में लिंग का अंतर तो होता ही है, गुणों का अंतर भी होता है। स्त्री कोमल दयालु होती है जबकि पुरुष कठोर शक्तिशाली होते हैं। तो ये भी इन्होंने स्त्री पुरुष को समभाव से देखा, लेकिन फिर भी अंतर होता है। प्लेटो की अस्थायी विवाह की योजना भी उचित नहीं है। स्त्री एवं पुरुषों को बच्चा पैदा करने की एकमात्र मशीन मानना गलत है, और इन्होंने ऐसा माना है प्लेटो ने। इसका संबंध केवल शारीरिक ही नहीं होता, जो है आध्यात्मिक भी होता है स्त्री पुरुष का सम्मेलन। साथ ही साथ प्लेटो ने परिवार के महत्व को भी भुला दिया है, जबकि परिवार का जो है परिवार प्राथमिक पाठशाला भी मानी जाती है। इन्होंने स्त्री संबंधी साम्यवाद केवल कल्पना की जो है उड़ान जो है इनका वह सांसारिक अवश्य होगा, मतलब कल्पना नहीं हो सकती है, सांसारिक होना चाहिए। और सेबाइन कहते हैं, सेबाइन एक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल शास्त्री हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, मतलब कि राजनीति शास्त्री हैं सेबाइन। कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद स्पष्ट नहीं है, उसके साम्यवाद में दासों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। कई प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई, बड़ी कट आलोचना हुई, खंडन मंडन की प्रक्रिया हुई। अब वह सब हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अगला है प्लेटो के आदर्श राज्य की विवेचना। मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं पता तो प्लेटो का आदर्श राज्य की विवेचना आप कर सकते थे। आदर्श राज्य संबंधी भी आदर्श राज्य के कई जो है राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, प्लेटो ने कहा है। साथ ही साथ जो है ये तमाम सारी चीज़ें हैं प्लेटो के जो है राज्य को लेकर के संबंधित। प्लेटो के जो है आदर्श राज्य की जो विशेषताएँ रही हैं, पहली विशेषता कि राज्य व्यक्ति का ही वृद्ध रूप होता है। इन्होंने और बातें बताई कि विशेष कार्य अथवा श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है भी इन्होंने इसी में दे दिया। दार्शनिक राज्यों का शासन भी बता दिया, और न्याय पर आधारित आदर्श राज्य भी बताया, कानून रहित राज्य के बारे में बताया, साम्यवाद पर आधारित राज्य बताया, शिक्षा प्रणाली पर आधारित राज्य बताया, स्त्री पुरुष को समान अधिकार पर राज्य बताया, कला एवं साहित्य पर प्रतिबंध जो है इनका ये देता है, और साथ ही सत्य पर आधारित जो है राज्य इन्होंने बताया। प्लेटो के आदर्श राज की आलोचना भी लोगों ने करी और कहा, पहली आलोचना यह है कि आदर्श राज की धारणा काल्पनिक है इनकी। दूसरी बात यह है कि उसका वर्ग विभाजन त्रुटिपूर्ण है इनका। ठीक, और साथ ही साथ प्लेटो व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा करते हैं, इसलिए यह भी आलोचना है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा भी की, यह भी एक आलोचना। अगली आलोचना है कि दास प्रथा की उपेक्षा इसमें की गई है। अगली आलोचना यह है कि साम्यवाद का सिद्धांत अव्यवहारिक है, यह भी आलोचना है। अगली आलोचना है कि न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है, यह भी एक आलोचना है। कानून का स्थान नहीं दिया गया इसमें, भी एक आलोचना है। अधिनायक तंत्र का समर्थन किया गया, भी एक आलोचना है। बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया गया, भी एक आलोचना है। प्रजातंत्र की अवहेलना भी की गई, यह भी अवमानना है। और शिक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण है इनके, यह भी एक प्रकार से क्या है, प्लेटो का आदर्श राज की एक प्रकार से आलोचना है। क्या प्लेटो का राज्य काल्पनिक है, इसको लेकर के भी कई जो है मुद्दे आते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक परिस्थितियों का वास्तविक स्पर्श करती है, उसको काल्पनिक कहना उचित नहीं होगा। तो उचित नहीं है लगभग जो है इनको कहना, लेकिन कहीं कहीं पर मालूम होता है, लेकिन उचित नहीं है। ठीक, कई बातें और प्लेटो को लेकर के हम बता देंगे बाद में, इसके इनके बारे में, अरस्तु के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे। अगला प्रश्न है आपका, अरस्तु के दासता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो पढ़ लीजिएगा इनके जो है दासों से संबंधित जो विचार हैं, अरस्तु ने दासों के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में इन्होंने दिया है। अगर मान लेते हैं प्रश्न नहीं पता, दूसरा प्रश्न कर सकते हैं इसके स्थान पर। एक्विनास, एक्विनास ये भी एक प्रकार से अरस्तु प्लेटो के ही भांति एक जो है विद्वान है। इन्होंने कहा इनके राजनीतिक विचार जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक्विनास के विचारों के बारे में भी हमने आपको बताया है। अगला है अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है भाई, राजनीतिक। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत की, क्या दिया गया, राजनीतिक सिद्धांत को बोधा की सर्वप्रमुख देन उसका क्या है, संप्रभुता का सिद्धांत है। तो बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत एग्जाम्स में लगातार बनता है, इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल से आपको पढ़ लेना 2-3 बार। अगला प्रश्न क्या है, मैकियावेली प्रथम राजनीतिक चिंतक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकियावेली से यह प्रश्न पूछा आता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक समझौता जो है सिद्धांत को हाब्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो दिया, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें हाब्स का क्या योगदान है, इसके बारे में आप बताएं। हाब्स, लाक, रूसो इन सभी ने दिया है, बट हाब्स वाला आपको बताना है। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था क्या माना है, मानव की प्राकृतिक अवस्था क्या माना है, मानव का स्वभाव के बारे में क्या बताया है। ठीक, अगर मानते हैं प्रश्न नहीं पता, दूसरा आप कर सकते हो इसके स्थान पर सॉरी। अगला क्या है, बेंथम के उपयोगितावाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, बेंथम का उपयोगितावाद हमने बताया, जेस मिल का भी उपयोगितावाद है, बेंथम का भी उपयोगिता, दोनों गुरु शिष्य हैं। ठीक, दोनों ने उपयोगितावाद दिया है। अगला है आपका जेस मिल का स्वतंत्रता संबंधी मूल्यांकन जो विचार है, स्वतंत्रता सिद्धांत, उसका मूल्यांकन करने को प्रश्न पूछा सकता है जेस मिल के, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। ओके,
अथवा दूसरा प्रश्न दिया गया है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत, स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत, इन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया, डार्विन के सिद्धांत को लेकर के विकासवादी सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है, और वो भी समाज से संबंधित। ठीक, तो ये इसका आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। ठीक, ये बात बताई गई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि दीर्घोत्तरीय टाइप के हैं और एग्जाम से पूछे आते हैं, तो इसको भी देख लीजिए कैसे दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं। इनमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने प्रश्न करने होंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। देखें, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने है भाई। पहला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे दीर्घोत्तरीय का। प्लेटो की, मतलब 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, आप 5 में से 2 आप छान लीजिएगा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। फिर शिक्षा सिद्धांत को लेकर के प्रश्न, तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। क्या राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब राज्य जो होता है वह व्यक्ति से पहले आता है, मतलब कि व्यक्ति का पूर्वगामी है। इस कथन के संदर्भ में अरस्तू के राज्य सिद्धांत की एक टिप्पणी कीजिए। तो अरस्तू का राज्य सिद्धांत को लेकर के एक टिप्पणी करने के लिए पूछ सकता है प्रश्न, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को जॉन लॉक के योगदान की विवेचना कीजिए। हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, तो सामाजिक समझौता का जॉन, हॉब्स, लॉक, तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। अगला है हीगल महोदय। हीगल महोदय से एक आध प्रश्न एग्जाम से बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की फेमस है, तो यहाँ से द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा सकता है। अगला है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष की विचारधारा, और जरूर पढ़ लीजिएगा। कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या इन्होंने की है, और कहीं ना कहीं पे वर्ग संघर्ष की विचारधारा को लेकर के ही बताया है। इसके सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी विस्तार से। ठीक, तो ये थी बातें जितनी भी जो है थी, जो हमने आपको बताई, और इस तरीके से आपका ये ही लेक्चर समाप्त होगा। अब बता दूं, पेपर 2 का वीडियो जल्दी आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। पेपर 2 आपके सामने इस प्रकार से आएगा, उसमें हम राजनीति शास्त्र पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, और उसमें कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे उनके बारे में आपको आपके सामने जल्दी बताने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करेगा। जितने प्रश्न हमने इसमें बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ वगैरह देख सकते हो। उसमें आप उसमें तमाम सारे प्रश्नों, इन सभी प्रश्नों को उतार सकते हैं। हालांकि इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करने का भी प्रयास करेंगे पढ़ने के बाद में। ठीक, जो कॉलेज में आपकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई वढ़ाई करिए, उसके बाद में आसानी से इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें, एक एक प्रश्नों को। और समय फिक्स कर लीजिए कि हाँ, हमको 3 घंटे बढ़ना। पेपर का समय कितना होगा भाई, पेपर का समय कितना होगा आपका, 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको क्या करना होगा, पेपर करना होगा। कितने घंटों में, 3 घंटों में। अब आपको जो है फिक्स कर लेना कि 10 प्रश्न इनको, मतलब 3 घंटे आप बना करके बैठिए घर पर, और 3 घंटे में इन सभी प्रश्नों को हल करें। और एग्जाम से जब जाएंगे लगातार 2-3 बार इसको हल करेंगे। इसी प्रकार से एक आध 2 मॉडल पेपर, अगर आपकी इच्छा रही, अगर आप कहते हैं इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट आ जाते हैं, तो मैं जल्द ही जो है व्यू ज़्यादा आ जाएंगे इस वीडियो पर, तो मैं और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूँगा, उसमें भी और भी प्रश्नों को समाहित करूँगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा सभी प्रश्नों के, इस प्रश्नों को करिएगा, फिर आने वाले अगले प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दे दूंगा। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल में पहले से अवेलेबल हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि बहुत सारे, किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर हो आपका, चाहे जैसा भी पैटर्न आपको फॉलो हो रहा हो, उसमें मैं बता दूं आपको, कोई भी विश्वविद्यालय संबंध रखते हो आप, अगर आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पूछा गया है, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉन जे.एस. मिल जो है, और ये सब बेंथम वगैरह अगर आपके हैं, लास्की वगैरह हैं आपके पाठ्यक्रम में, आप देखिए कहीं पर ये मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हाँ, मेरे पेपर, मतलब कि मेरे जो है पेपर से संबंधित सर जी ने बताया है। तो इनके बारे में, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में अगर आपको पढ़ना है, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते होंगे, तो जो है पेपर आपका अति लघुत्तरीय हो रहा हो, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे आते हैं, ये बात हमने आपको सामने बता दी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हमने बताया, लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे आते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की जो है एक प्रकार से पैटर्न ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न की कैटेगरी ऐसी होगी, आपके ऐसे ही प्रश्न एग्जाम से बनेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखो। ठीक, धन्यवाद।